आज हम लोग जो है हिप जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हिप जॉइंट होता क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का जॉइंट है और साइनोवियल जॉइंट है, और ये हेड ऑफ द फीमर और एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन के मिलने से आर्टिकुलेशन से बनता है। तो एसिटाबुलम के बारे में हम बताएं तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये एसिटाबुलम है, हिप बोन का ये एसिटाबुलम है। तो ये आर्टिकुलेट करता है। तो इसमें टू सरफेसेस होती हैं, एक आर्टिकुलेट सरफेस होती है और एक नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। तो ये जो आप हॉर्स शू शेप्ड ल्यूनेट एरिया देख रहे हैं अर्धचंद्राकार, तो ये जो है कहलाता है कि जो है ये आर्टिकुलेट करता है। तो ये हॉर्स शू शेप्ड ल्यूनेट सरफेस आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द फीमर से। और इसकी विशेषता ये होती है कि हाइलेन कार्टिलेज इस पे होती है, और इसका ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं, इस मार्जिन पर जो है लिगामेंट लगा होता है जो ट्रायंगुलर होता है, एसिटाबुलर लेब्रम। तो एसिटाबुलर लेब्रम लगा होता है जो कि इसको और डीपेंड करता है, जिससे कि इसका एरिया बढ़ता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। और इसमें जो दूसरी चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे ये वाई बनाया गया है, तो 1/5 पार्ट प्यूबिक बोन का जो है इसमें एसिटाबुलम में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि तीनों बोन के मिलने से यहाँ पर ये एसिटाबुलम फॉर्म हो रहा है। तो 1/5 पार्ट जो है प्यूबिक का है, और जो है 2/5 पार्ट है इलियम के, जो येलो है ये, और 2/5 पार्ट ही है ये जो ग्रेइश कलर का दिखाया जा रहा है। तो दूसरी बात ये, जो हम अभी हॉर्स शू शेप्ड सरफेस की बात कर रहे थे, तो इसमें जो ऊपर का ये पार्ट होता है, जो इलियम का पार्ट है, वो ब्रॉडेस्ट होता है, और बीच की स्थिति में होता है ये इस्चियम का। और जो ये इलियम है, सॉरी, ये जो प्यूपिस है, तो प्यूपिस का जो पार्ट है वो जो है सबसे पतला होता है। तो सबसे चौड़ा होता है ऊपर का, और मीडियम होता है जो है इस्चियम का, और लोएस्ट जो है वो है प्यूबिक का। तो इस तरीके से ये ल्यूनेट सरफेस बताई। अब यहीं पे अगर आप देखें एसिटाबुलम में, तो यहाँ एक ये नॉच है, तो इसे कहते हैं एसिटाबुलर नॉच। तो एसिटाबुलर नॉच के ऊपर एक लिगामेंट लगा होता है कि जिसे ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट कहते हैं। तो उसके लगने के बाद ये जो नॉच से फोरामेन में कन्वर्ट हो जाता है, और उस फोरामेन से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं तो वो है आर्टरी, वेन एंड नर्व। तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांच यहाँ से करती है, और जो है ऑब्टरेटर आर्टरी की ब्रांच यहाँ से अंदर की तरफ जाती है, और जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो है जो दूसरा एक लिगामेंट लगा होता है इसी जगह के पर, जो अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे, वो लगा होता है जो है लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। तो वो जो हेड पे पिट होता है उसके ऊपर जाके लगता है, और ये जो मैंने आर्टरी बताई और नर्व है, तो वो उसी लिगामेंट, जो ट्रायंगुलर लिगामेंट ये होता है, उसके थ्रू जो है पिट ऑफ द फीमर तक जाते हैं। तो एसिटाबुलम की ये हमने आपको विशेषता बताई। तो एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाय 2/5 पार्ट ऑफ द इलियम, 2/5 पार्ट ऑफ द इस्चियम, 1/5 पार्ट ऑफ द प्यूबिस। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि साइड डिटर्मिनेशन हिप बोन का करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। इट इज़ डायरेक्टेड लेटरली डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, ये याद रखने वाली चीज़ है। और बाकी चीज़ें इसकी मैंने ये बता दी हैं आपको, और नॉन आर्टिकुलर सरफेस और आर्टिकुलर सरफेस दोनों ही बताई। तो बीच में जो सरफेस है, यहाँ पे देखें, ये जो बीचों बीच ये जो सरफेस है वो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। तो यहाँ पर जो है
पैड ऑफ फैट लगा होता है, और वो जो उसका फंक्शन होता है कि वैक्यूम जब यहाँ क्रिएट होता है तो उसको वैक्यूम क्रिएट नहीं होने देता, वो जो है फैट उसमें हेल्पफुल होता है, उस टाइम वैक्यूम को रोकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन उसका होता है। ये जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, और जो नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस है तो ये साइनल मेम्ब्रेन वहाँ पर उसे कवर करती है फैट को, और जो है वही जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है तो लिगामेंटम ऑफ हेड ऑफ द फीमर को भी कवर करते हुए पिट तक आती है। तो ये हमने यहाँ पर ये इसको डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। तो ये एस्टेबुलर फोरामेन है, और ये ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है। हेड ऑफ द फीमर, तो हेड ऑफ द फीमर फॉर्म्स मोर देन हाफ ऑफ द स्फीयर, आधे से बड़े गोले के बराबर ये होता है, एंड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स एंड स्लाइटली फॉरवर्ड्स। इट आर्टिकुलेट्स विद द एसेटाबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रफेंड पिट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द बिहाइंड द सेंटर ऑफ द हेड, दिस पिट इज कॉल्ड द फोविया कैपिटिस, और उसी के ऊपर लिगामेंट लगा होता है। यहाँ पर ये देखें, ये हेड का, फीमर के हेड का जो है डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए, एक ये पिट है, यहाँ भी पिट है, तो उसके ऊपर जो है लिगामेंट लगा होता है। और ये हेड है मोर देन हाफ ऑफ द स्फीयर, और ये नेक है, नेक ऑफ द फीमर है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, और ये लेसर ट्रोकेंटर है, और ये इंट्रा ट्रोकेंट्रिक लाइन है। दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द अपर एंड ऑफ द फीमर, और ये पोस्टीरियर व्यू है। देखिए पोस्टीरियर व्यू में जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये जो है लेसर ट्रोकेंटर, और ये नेक दिख रही है, और ये जो है हेड है। तो ये दोनों चीज़ें हमने आपको दिखाई, और ये जो है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट है, इसको देखिए। तो टाइप ऑफ द जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट ऑफ साइनोवियल वैरायटी। आर्टिकुलर सरफेस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी। अब फाइब्रस जो इसके कैप्सूल हैं उनकी बात करते हैं। उससे पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द फीमर एंड एसिटाबुलम फॉर्म्स ए ट्यूबुलर कवरिंग, एक कवरिंग जो है गोल आकार में बनाती है अराउंड द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर एंड लाइंस द फाइब्रस मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट। From its attachment to the margin of the head of the femur, the synovial membrane covers the neck of the femur before reflecting on the fibrous membrane. और वहाँ पे जो ना ऑर्बिकुलरिस बनाता है ये जब रिफ्लेक्ट होकर के। The hip joint is unique in having a high degree of the stability as well as mobility. तो स्ट्रेंथ इसको कहाँ से प्रोवाइड होती है, क्योंकि जो इसको कंपेयर किया जाता है शोल्डर जॉइंट से अपर लिम्ब के और हिप जॉइंट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो द डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम एंड द नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय द एसिटाबुलम लेब्रम, तो इससे होता है। और इसका जो मूवमेंट है कंपैरिजन करने पर वो शोल्डर जॉइंट से कम है, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, और जो एसिटाबुलम लेब्रम है वो उसको और उसको जो है नैरोअर कर देती है। टेंशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगामेंट ये इसको जो है मजबूती देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मसल्स उसको मजबूती देते हैं। और लेंथ एंड ऑब्लिकिटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, जो उसकी लंबाई है और जो उसका एंगल है नेक सेफ्ट, तो वो जो है उसको स्टेबिलिटी दे रहा होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इतने फैक्टर है, शॉर्ट नोट में हो सकता है। और लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट
तो लिगामेंट में सबसे पहला है फाइब्रस कैप्सूल, दूसरा है इलियोफिमोरल, तीसरा है पिवोफिमोरल, चौथा है इस्चियोफिमोरल, पांचवा लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, और छठा एस्टाबुलर लेब्रम और ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट सेवेंथ। तो फाइब्रस कैप्सूल की बात करें तो ऑन द हिप बोन पे वो कहाँ लगा रहता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाली हिप बोन का बताइए, और डिस्क्राइब करने का यही तरीका है, पहले एक बोन ली जाती है उसके ऊपर अटैचमेंट बताया जाता है, फिर दूसरी पे। तो हिप बोन के ऊपर डिस्क्राइब कर रहे हैं, टू द एस्टाबुलर लेब्रम इंक्लूडिंग ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट। तो वहाँ पे डायरेक्ट बोन पे नहीं होता कि नीचे की तरफ जो नॉच है तो वहाँ पे ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट उसके ऊपर से पास होता है, यानी कि कहा जाता है कि वहाँ डेफिशिएंट है। क्यों डेफिशिएंट है कि वहाँ पर जो है वो ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट पे लगा होता है। बोन अबव द बिहाइंड द एसिटाबुलम ऑन द फीवर, और ये जो ऊपर की तरफ इसमें यहाँ पे नहीं लिखा है, अबव एंड सुपीरियरली हाफ इंच उससे मार्जिन से ऊपर की तरफ होता है, और जस्ट बिलो द रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस, और ऑन द फीमर टू द इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन इन फ्रंट 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंटरट्रोगेंट्रिक क्रस्ट बिहाइंड। तो मीडियल साइड में 1 सेंटीमीटर नीचे तक आ जाता है। ये डायग्राम है जो इसमें शो किया गया है फाइब्रस कैप्सूल को का अटैचमेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो एंट्रो सुपीरियरली जो अभी मैं बता रहा था, द कैप्सूल इज थिक एंड फॉर्मली अटैच्ड, दिस पार्ट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंशन इन द स्टैंडिंग पोस्चर, और पोस्टरो इंफीरियरली द कैप्सूल इज थिन एंड लूजली अटैच्ड टू द बोन। द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ two types of the fibers. The outer fibers are longitudinal and parallel to the neck. जो बाहर के फाइबर से दो लेयर बन रही हैं, जो बाहरी लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बनती है, और अंदर की जो लेयर है वो सर्कुलर फाइबर से, तो जो सर्कुलर से बन रही है वो जोना ऑर्बिकुलरिस कहलाती है। द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स आर द बेस्ट डेवलप्ड एंट्रो सुपीरियरली, तो आगे की तरफ वो ज़्यादा डेवलप होते हैं पीछे की अपेक्षा। वेयर मैनी ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द नेक ऑफ द फीमर टू फॉर्म ए रेटिनाकुलम, तो यहाँ रेटिनाकुलम फॉर्म करते हैं, और इसकी ब्लड सप्लाई नेक की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्क्राइब करेंगे। तो ब्लड वेसल सप्लाइंग द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर ट्रेवलिंग थ्रू दिस रेटिनाकुलम, वो उसी रेटिनाकुलम में होते हैं। तो अब हम आ रहे हैं इलियोफिमोरल लिगामेंट पे। तो इलियोफिमोरल लिगामेंट और इन्वर्टेड वाई शेप, तो उल्टे वाई के आकार का होता है, और साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम दिया गया है लिगामेंट ऑफ विग्लो, लाइज एंटीरियरली, इसका मैक्सिमम पार्ट एंटीरियरली है। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी, इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड्स इन द स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होने की स्थिति में पीछे की तरफ ये गिरने नहीं देता। द लिगामेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप, द एपेक्स इज अटैच्ड टू द लोअर हाफ ऑफ द इंफीरियर इलियक स्पाइन, तो वहाँ से ये स्टार्ट होता है ऊपर की तरफ से, और बेस जो की तरफ जो फीमर पे जाकर लगता है टू द इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन। द अपर ऑब्लिक एंड लोअर वर्टिकल फाइबर्स फॉर्म थिक एंड स्ट्रॉन्ग बैंड्स विच मिडिल फाइबर्स आर थिन एंड वीक। तो अब हम आपको इसका डायग्राम दिखा रहे हैं। ये देखिए उल्टा वाई बना है, ये देखें तो वाई की 3 लिम्स होती हैं, तो उल्टा कर देने पे ये ऊपर की बन रही है और ये दूसरी बन रही है, बीच में देखिए ये गैप है, तो यहाँ गैप ना होकर कि ये थिन होते हैं यहाँ पे फाइबर्स, और जो है वहाँ पे आर्टरी एंड नर्व जो है पास होती है वहाँ से। और यहाँ पर देखें ये जो दूसरा लिगामेंट है ये है प्यूबो फिमोरल, तो प्यूबिक बोन से यहाँ आया है, तो यहाँ पे 2 लिगामेंट इसमें दिख रहे हैं। अब पोस्टीरियर साइड पे देखें तो ये इलियोप्यूबिक इमिनेंस है, और ये ऊपर की तरफ देखें तो ये यहाँ पे देखिए तो इलियोफिमोरल लिगामेंट है ये, और ये इलियोप्यूबिक इमिनेंस है, तो ये जो है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है। तो प्यूबोफिमोरल लिगामेंट, द प्यूबोफिमोरल लिगामेंट सपोर्ट्स its joint inferioromedially, it is also triangular in shape, superiorly it is attached to the, अब ये जो अटैचमेंट वाइवा में पूछे जाते हैं कि वो किस जगह पे है, तो 3 जगह पे है ये
प्यूबिक बोन पे। एक तो है इलियो प्यूबिक इमिनेंस, दूसरा है ऑब्ट्यूरेटर क्रस्ट और तीसरा है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। और इंफीरियरली इट मर्जेस विद द एंट्रो इंफीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल एंड विद द लोअर बैंड ऑफ द इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो पार्ट है बोन का वो कहलाता है इलियोप्यूबिक इमिनेंस। और ये जो इसका जो सुपीरियर रेमस है उसके 3 बॉर्डर हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर को जो है वहाँ पे ये लगा रहता है और यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर ये फोरामेन है तो इसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है, तो उस जगह से भी थोड़ा सा ये लगा होता है। तो ये हमने आपको दिखाया। अब इस्चियोफेमोरल लिगामेंट, द इस्चियोफेमोरल लिगामेंट इज कंपैरेटिवली वीक, इट कवर्स द जॉइंट पोस्टीरियरली, ये पोस्टीरियर साइड में होता है। इट्स फाइबर्स आर ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट कर जाते हैं, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द इस्चियम टू द एसिटाबुलम। द फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट फॉर्म द जोना ऑर्बिकुलरिस, तो जो उसके लोअर फाइबर्स हैं वो जोना ऑर्बिकुलरिस बना रहे होते हैं। सम ऑफ देम आर अटैच्ड टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो यहाँ पे देखें ये पोस्टीरियर साइड का डायग्राम है। तो ये जो है इस्चियल ट्यूबरास्टी है और ये जो है इलियम है और ये इस्चियम। तो इसमें यहाँ पे देखें ये जो पार्ट दिख रहा है इतना पार्ट, तो ये इस्चियोफेमोरल लिगामेंट का पार्ट है। और ये देखिए यहाँ से ट्विस्ट होते हुए फाइबर जा रहा है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर पे यहाँ अटैच होते हैं ये। और ये देख लीजिए सारे फाइबर्स जो ट्विस्टेड है। पोस्टीरियर साइड में देखिए जो वाई बताया गया, लेकिन कुछ फाइबर जो है इलियोफेमोरल के पोस्टीरियर साइड पे भी होते हैं। तो इनको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलियोफेमोरल लिगामेंट। तो ये जो है पोस्टीरियर साइड में इलियोफेमोरल लिगामेंट का जो है पार्ट है, इसीलिए इसको जो है बीडीसी में कहा गया कि ट्रायंगुलर लिगामेंट है। तो आगे से पीछे की तरफ का अगर हम उसको देखेंगे तो वो ट्रायंगुलर हो जाता है। और ये जो नीचे के पार्ट देखिए ये जोना ऑर्बिकुलरिस बना रहा है, जो नीचे के फाइबर्स है उसको। तो वो कैप्सूल को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। तो लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर और द राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टीरिस, ये इसके नाम है। फ्लैट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। एपेक्स जो है अटैच होता है फोविया कैपिटस पे और बेस होता है टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट जो एस्टाबुलम के नॉच पर होता है उस पे इसका बेस होता है। और एपेक्स जो है उसकी फोविया कैपिटस फीमर के ऊपर होती है। तो मार्जिन्स ऑफ द एस्टाबुलर नॉच पे भी ये लगा होता है। इट ट्रांसमिट्स द आर्टरीज टू द हेड ऑफ द फीमर फ्रॉम द एस्टाबुलर ब्रांच ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज, जो मैंने अभी बताई थी आपको शुरू में ही। तो ये यहाँ से करती है। ये डायग्राम देखिए। तो यहाँ पर ये जो है ये एसिटाबुलम है, यहाँ पे नॉच है। तो ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट यहाँ लगा है और उसी के साथ ये अटैच है लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, और जो पिट ऑफ द फीमर के हेड के ऊपर लगा हुआ है। और इसी के साथ ये जो है इसको सप्लाई करने वाली आर्टरीज आती हैं। अगर ये जब ब्रेक हो जाती हैं तो इसमें नेक्रोसिस हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके ब्रेक होने से हेड की नेक्रोसिस हो जाती है। तो एसिटाबुलर लेब्रम के बारे में बताएं तो एसिटाबुलर लेब्रम इज ए फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम। इट नैरोज द माउथ ऑफ द एसिटाबुलम। दिस हेल्प्स इन होल्डिंग द हेड ऑफ द फीमर इन पोजिशन। और ये ट्रायंगुलर होती है, जो उसका बेस जो है उस पर लगा रहता है। ट्रांसवर्स एस्टाबुलर लिगामेंट, द ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एसिटाबुलम इज ए पार्ट ऑफ एसिटाबुलर लेब्रम which bridges the acetabular notch. The notch is thus converted into a foramen which transmits the acetabular vessels and nerves to the joint. तो ये है यहाँ पे। और जो हम एस्टाबुलर लेब्रम बता रहे थे देखिए ये है, ये एसिटाबुलम के मार्जिन के ऊपर लगा हुआ है। तो अभी मैं बता रहा था कि ये ट्रायंगुलर होता है। तो ट्रायंगुलर उसका बेस जो है इसके मार्जिन पे होता है और जो उसका एपेक्स होता है वो फ्री होता है।
relations of the hip joint. The anterior relation, lateral fibers of the pectineus muscle, tendon of the iliopsoas muscle, separated from the joint by a bursa, straight head of the rectus femoris, femoral vein superficial to the pectineus, femoral artery, tendon of psoas or femoral nerve in the groove between the iliacus एंड द सॉस. ये एंटीरियर रिलेशनशिप हुई हिप जॉइंट की. तो उसका ये डायग्राम है जो आपकी बुक में भी बना है, उसमें देख के पढ़ सकते हैं. पोस्टीरियर रिलेशंस, द जॉइंट फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ जो उसका रिलेशनशिप है. टेंडन ऑफ ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस कवर्ड बाय द क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल, ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड टू जेमेली एंड पिरिफॉर्मिस सियाटिक नर्व एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. ये पोस्टीरियर रिलेशन हुए. तो उसका ये डायग्राम है. अब सुपीरियर रिलेशंस, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस कवर्ड बाय द ग्लूटियस मिनिमस, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस कवर्ड बाय द ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड पार्शली बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस. इंफीरियर रिलेशंस, lateral fibers of the pectineus and the obturator externus. In addition, there are gracilis, adductor longus, brevis, magnus and hamstring muscles. ये डायग्राम है उसका. और ब्लड सप्लाई, जो हिप जॉइंट को ब्लड सप्लाई है तो वो जो है हो रही है ऑब्टरेटर आर्टरी से. 2 सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, और 2 ग्लूटियल आर्टरीज है सुपीरियर और इंफीरियर. और द मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज फॉर्म एन आर्टेरियल सर्कल अराउंड द कैप्सूल अटैच्ड ऑन द नेक ऑफ द फीमर. और उससे जो है ब्रांच निकलती हैं 4, और वो जो है नेक को सप्लाई करती हैं. तो यहाँ पे ये देखें तो ये डीप आर्टरी ऑफ द थाई है. तो यहाँ से देखिए एक ये जो है जो ये ब्रांच आ रही है, तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है और उसकी ये ट्रांसवर्स ब्रांच है, ये डिसेंडिंग ब्रांच है, ये असेंडिंग ब्रांच है. तो असेंडिंग ब्रांच से ये एक सुपीरियर, ये एंटीरियर और इन्फीरियर, उस तरीके से ये 3 जो है आर्टरीज की ब्रांच होती हैं जो नेक को सप्लाई करती हैं. तो जो जोना ऑर्बिकुलरिस और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ दी जो फाइब्रस कैप्सूल के बीच में होता है. और इधर देखिए ये पोस्टीरियर है. तो पोस्टीरियर साइड में जो इसकी यहीं से देखिए ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी पोस्टीरियर साइड को गई, तो ये पोस्टीरियर साइड में दिख रही है. अब वो जो है एक सर्किल बनाती है नेक के ऊपर और ये जो है फिर ब्रांच देती है. तो ये इस तरीके से 4 ब्रांच होती हैं, क्योंकि पूरा एक सर्किल बन गया तो और उससे ये 4 ब्रांच निकली जो नेक को सप्लाई कर रही है. जब नेक का फ्रैक्चर हो जाता है तो यही ब्लड सप्लाई जो है ब्रेक हो जाती है, जिससे नेक्रोसिस हो जाती है और हीलिंग नहीं होती. तो ओल्ड एज की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है ये आपने सुना होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोग नहाते वक्त बाथरूम में जो है फिसल जाते हैं या कहीं और गिर गए. खाली गिरने मात्र से ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, क्योंकि बोन जो है कमज़ोर हो जाती है, खास करके फीमेल्स में ये चीज़ होती है कि नेक ऑफ द फीमर का जो है फ्रैक्चर हो जाता है, जो बहुत ही दुखद स्थिति होती है. उसमें आदमी खड़ा नहीं हो पाता. तो वो जो पोजीशन है, तो इसीलिए जो बाथरूम है तो बहुत ही मतलब मार्बल या चिकनी सतह का नहीं बनवाना चाहिए, थोड़ा खुरदरा होना चाहिए, जिससे फिसलने के चांसेस जो है कम हो जाए. या उसमें मैट ऐसी डलवाई जाती है कि जिससे कि फिसलने के चांसेस कम हो जाएं. जहाँ पे खास करके बुजुर्ग लोग हैं तो वहाँ ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए. तो रेटिनाकुलर आर्टरीज जो मैंने अभी बताई उनके बारे में मैंने बता ही दिया है. ये रेटिनाकुलर आर्टरीज हैं. और ये दूसरा डायग्राम मैंने दिखा रहा हूँ तो डीप आर्टरी ऑफ थाई है. तो उससे मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी है गई और ये जो है लेटरल. और यही मीडियल सर्कमफ्लेक्स जो है वो जो है एस्टेबुलम में जो ट्रांसवर्स एस्टेबुलर नॉच है उसके नीचे से पास होती हुई आती है और लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर को भी सप्लाई करती है. तो ये डायग्राम्स हैं. तो नर्व सप्लाई जो जॉइंट की है वो अब हम बताते हैं आपको. द फीमोरल नर्व थ्रू द नर्व टू द रेक्टस फेमोरिस
और उसकी कभी कभी जो है वाइवा में या कंपटिशन्स में जो है रूट वैल्यू पूछी जाती है। तो femoral nerve is dorsal division of the ventral rami of L2, L3, L4 segments of the spinal cord। और दूसरी है the anterior division of the obturator nerve, और इसकी जो है रूट वैल्यू है obturator nerve is branch of lumbar plexus, it arises from ventral division of the ventral rami, यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो anterior division of the obturator nerve is branch of lumbar plexus, it arises from ventral division of the ventral rami of L2, L3, L4 segments of the spinal cord। और तीसरी जो है वो है the accessory obturator nerve, जिसकी रूट वैल्यू है ventral division of the ventral rami of L3, L4 nerves, the nerve to the quadratus femoris, the root value is L4, L5, S1, the superior gluteal nerve, its root value is L4, L5 and S1। the movements कौन से यहाँ पर होते हैं, flexion and extension occurs around the transverse axis, adduction and abduction occur around an anteroposterior axis, और medial and lateral rotation occurs around a vertical axis। तो मैंने बताया जैसे फिजिक्स में है, मैथ में है कि 3 एक्सेस होते हैं, तो उसी तरीके से 3 एक्सेस मान के और फिर उसके ऊपर जो 2 मूवमेंट हैं। सर्कमडक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑल दीज मूवमेंट्स। अब मसल्स कौन कौन सी जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वह है फ्लेक्शन करा रही है, चीफ मसल है सॉस मेजर एंड एलेकस, एसेसरी मसल है पेक्टिनियस, रेक्टस फिमोरिस एंड सार्टोरियस, एडक्टर मेनली, एडक्टर लॉन्गस पार्टिसिपेट इन द अर्ली स्टेज। एक्सटेंशन जो है होता है इस हिप जॉइंट का ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग से, और एडक्शन जो है होता है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, और हेल्प करती है एसेसरी मसल टेंसर फेसियल एंड सार्टोरियस। और जो एबडक्शन मूवमेंट है वो परफॉर्म होता है ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस से, और एसेसरी मसल है टेंसर फेसियल एंड सार्टोरियस। मीडियल रोटेशन परफॉर्म्ड होता है हिप जॉइंट पर टेंसर फेसियल एंड एंटीरियर फाइबर्स ऑफ द ग्लूटी मीडियस एंड मिनिमस। और जो लेटरल रोटेशन है वो परफॉर्म होता है 2 ऑब्ट्यूरेटर, 2 जेमेली एंड क्वाड्रेटस फिमोरिस, और एसेसरी मसल्स हैं पिरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सार्टोरियस। और क्लिनिकल एनाटॉमी अब बताते हैं आपको। तो कंजेनाइटल डिसलोकेशन मोर कॉमन इन द हिप, मेनली इन एनी अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी। द हेड ऑफ द फीमर स्लिप्स अपवर्ड, इसका ज़्यादातर अपवर्ड डिसलोकेशन होता है, ऑन टू द ग्लूटेल सरफेस ऑफ द इलियम की तरफ ये चला जाता है, बिकॉज ऑफ द अपर मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम इज डेवलपमेंटली डेफिशिएंट हो जाता है कंजेनाइटल डिसलोकेशन में। तो दिस काजेज लर्चिंग गेट एंड ट्रायंगुलर इनवर्स टेस्ट इज पॉजिटिव। इनको टेस्ट करने का ये तरीका है जो आगे भी बताएंगे। तो व्हेन द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस आर पैरालाइज्ड, द पेशेंट कैन नॉट वॉक नॉर्मली लर्चिंग गेट में, ही स्वेज और वेडल्स ऑन द पैरालाइज्ड साइड टू क्लियर द अपोजिट फुट ऑफ द ग्राउंड। दिस इज नोन एज लर्चिंग गेट। व्हेन बाइलेटरल, जब दोनों साइड में लर्चिंग गेट हो जाए तो वो कहलाता है वेडलिंग गेट, जो कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी का होता है और डक जैसे चलती है तो वो वेडलिंग गेट है। तो नॉर्मल गेट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर एबडक्टर मसल्स, उसकी जो मैकेनिज्म बता रहे हैं एट बोथ हिप्स, दिस मैकेनिज्म कंपेराइजेज। तो नॉर्मल गेट के लिए है एडिक्वेट पावर प्रोवाइड्स बाय द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस। ये दोनों मसल जो है एडिक्वेट पावर कर रहे थे, जो फिजिक्स का लीवर का प्रिंसिपल है, तो पावर जो है ये दे रही है। और फलक्रम कहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है, दैट इज़ फॉर्म्ड नॉर्मल रिलेशनशिप द हेड ऑफ द फीमर विद द एसेटाबुलम। तो जो एसेटाबुलम है और हेड ऑफ द फीमर है वो फलक्रम को बनाता है, और द लीवर फॉर्म्ड बाय द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर। तो ये जो है तीनों पार्ट हुए और उनके जो है प्रॉपर फंक्शन से जो है नॉर्मल गेट होता है। और जब वो एबनॉर्मल हो जाता है तो व्हेन द बॉडी वेट इज सपोर्टेड ऑन वन लिम्ब,
नॉर्मल बता रहे हैं। तो ग्लूटी ऑफ द सपोर्टेड साइड रेज अपोजिट एंड अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पेल्विस। तो ये ट्रेंटलमैन टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि जब वो नॉर्मल होता है तो सपोर्टेड ऑन वन लिम्ब, एक पैर पर खड़ा हुआ जाता है, और जो सपोर्टेड साइड है, द ग्लूटी ऑफ द सपोर्टेड साइड रेज, वो रेज्ड हो जाती है, जिससे होता ये है कि अपोजिट एंड अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पेल्विस जो है वो रेज हो रहा है। हाउएवर इफ द एब्डक्टर मैकेनिज्म इज डिफेक्टिव, द अनसपोर्टेड साइड ऑफ द पेल्विस ड्रॉप्स, वो नीचे की तरफ आ जाता है। जिस पैर के सहारे हम खड़े हैं और दूसरे साइड में जो है वो ड्रूप कर जाता है, तब वो एबनॉर्मल कंडीशन है। एंड दिस इज नोन एज द पॉजिटिव ट्रेंटलमैन टेस्ट। तो ट्रेंटलमैन टेस्ट शॉर्ट नोट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस टेस्ट इज पॉजिटिव इन फॉलोइंग कंडीशंस: द पावर पैरालिसिस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, तो भी पॉजिटिव मिलेगा। फल्क्रम पे अगर डिफेक्ट है, कंजेनाइटल और पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, उसमें भी पॉजिटिव मिलेगा। और लीवर अनयूनाइटेड फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर, तो तीनों कंडीशन में ये जो है पॉजिटिव मिलेगा। और एक्वायर्ड डिसलोकेशन क्या होता है? एक्वायर्ड डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट इज अनकॉमन बिकॉज दिस आर्टिकुलेशन इज सो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। डिसलोकेशन में ऑकर ड्यूरिंग द ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट व्हेन द हिप इज फ्लेक्स्ड। तो जब ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट होते हैं, जैसे बाइक से जा रहे हैं या किसी सवारी पे जा रहे हैं, तो उस टाइम हिप जो है फ्लेक्स्ड, एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड होगा। द यूजुअल पोजीशन ऑफ द लोअर लिम्ब व्हेन ए पर्सन इज राइडिंग इन ए कार। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो होता है, हेड और ऑन कोलिजन दैट कॉजेज द नी टू स्ट्राइक द डैशबोर्ड may dislocate the hip when the femoral head is forced out of the acetabulum. Dislocation of the hip may be posterior, more common, anterior, less common and central rare. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। The sciatic nerve may be injured in the posterior dislocation. तो ये भी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव के लिए है कि सियाटिक नर्व किस तरीके से जो इंजर्ड होती है, किस डिसलोकेशन में। तो ये जो है डायग्राम है, ऑटोमोबाइल जैसे कार में बैठे हैं तो उस टाइम का ये दिखाया गया था। हेड ऑफ द फीमर इज ड्राइवन पोस्टरली आउट ऑफ द acetabulum। तो ये ऊपर की तरफ ये जो डायग्राम है, ये हेड है और ये ऐसे जो है नीचे की तरफ आया है इसमें। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट results from a violent injury that forces the hip into extension, abduction and lateral rotation. The acetabular margin fractures producing a fracture dislocation of the hip joint. और पार्थीज डिसीज, ये भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। पार्थीज डिसीज और pseudococcygeia is characterized by destruction of the flattening of the head of the femur with an increased joint space in X-ray. एक्सरे करा के देखते हैं और वहाँ पे जो है पूरा एक हाफ सर्किल आना चाहिए, वो चीज़ नहीं आती तो वो फ्लैटनिंग वहाँ पे आती है। कॉक्सावेरा इज़ ए कंडीशन इन विच द नेक शेफ्ट एंगल इज़ रिड्यूस्ड। तो जो वीडियो में हमने बताया था कि लगभग 125 होता है, और इसमें यहाँ पे लिखा है कि एंगल ऑफ 150 इन ए चाइल्ड एंड 127 इन एन एडल्ट। तो ये जो रिड्यूस हो जाता है तब उस कंडीशन को कहते हैं कॉक्सावेरा। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए डिसीज ऑफ ओल्ड एज characterized by the growth of osteophytes at articular ends. Osteoarthritis of the hip joint characterized by pain, edema, limitation of motion and erosion of articular cartilage is a common cause of disability which make a movement limited and painful. Injuries: fracture of the neck. The femur of the is common, जो मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया था। The type of the fracture is sustained is frequently age and even sex related. The neck of the femur is most frequently fractured because it is narrowest and weakest part of the bone. Fracture of the proximal femur occur at several locations. Two examples are transverse cervical, middle of the neck, and intertrochanteric.
तो ये सर्जरी में आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे कि नेक का किस किस जगह से फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि ट्रांस सर्वाइकल, तो नेक में ट्रांस सर्वाइकल है ये, और इंटरट्रोकेंट्रिक जो ये ट्रोकेंटर के पास में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है उस जगह पे ये फ्रैक्चर हुआ है। तो दो तरीके का है, ये डायग्राम में दिखाया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर इन फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग मेजरमेंट एंड टेस्ट्स। तो ये फ्रैक्चर हुआ है या डिसलोकेशन हुआ है तो उसके लिए कैसे जांच करते हैं, तो ये जो है कुछ टेस्ट है। तो पहला है नेल्टन्स लाइन। तो नेल्टन्स लाइन ड्रा कैसे करते हैं, इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन टू द स्केल ट्यूबरोसिटी, उसको मिलाएंगे। तो मरीज को लिटा देते हैं और उस कंडीशन में इस तरीके से करते हैं। नॉर्मली द लाइन पासेस थ्रू द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, वहाँ से पास होनी चाहिए, लेकिन अगर वो वहाँ से पास नहीं हो रही है, अगर तो ग्रेटर ट्रोकेंटर अगर ऊपर चला गया तो अपवर्ड जो है डिसलोकेशन है, अगर नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड्स है। तो नेल्टन्स लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुई। और दूसरा है सेंटन्स लाइन। इसमें क्या होता है कि इन एन एक्सरे पिक्चर देखी जाती है, इज ए कंटिन्यूस कर्व, जो मैंने अभी पहले बताया था कंटिन्यूस कर्व होना चाहिए, फाउंड बाय द अपर बॉर्डर ऑफ द ऑब्टुरेटर फोरामेन। जो ऑब्टुरेटर फोरामेन है वो उसका अपर बॉर्डर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। तो ये कर्व लाइन होती है, अगर ये कर्व नहीं है तो पैथोलॉजी है। और चीनीज टेस्ट इसमें होता है कि नॉर्मली द इंटरट्रोकेंट्रिक एंड इंटरस्पाइनस लाइंस आर पैरेलल होती हैं, दोनों साइड के जो हैं इनको करिए। तो ये जो है इंटरट्रोकेंट्रिक और इंटरस्पाइनस लाइंस आर पैरेलल होंगी। When a trochanter is raised, the lines covers towards the affected side. तो दोनों साइड की मिलाते हैं तो वो दोनों पैरेलल होती हैं, लेकिन अगर पैरेलल नहीं है तो पैथोलॉजी है। और शूमेकर्स लाइन उसको ऑब्टेन करने के लिए करते हैं कि जॉइनिंग द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन व्हेन द लाइन इज प्रोलॉन्ग्ड ओवर द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नॉर्मली इट पासेस थ्रू द लिटिल अबव द अम्बलाइकस। लिटिल अबव द अम्बलाइकस ये पास होती है एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से, और ग्रेटर ट्रोकेंटर इनको मिलाते हुए जो है, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर फिर एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, और फिर हम उसको मिला के एक लाइन ड्रा करते हैं। तो वो जनरली जो है अम्बलाइकस के ऊपर से पास होती है, लेकिन अगर पैथोलॉजी है तो वो डाउनवर्ड्स आ सकती है। व्हेन द ट्रोकेंटर इज रेज्ड, ऊपर हो गया तो अम्बलाइकस से नीचे आ जाएगी ये लाइन। और ब्रांड्स ट्रायंगल, पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन, 3 lines are drawn on both sides. First line from the anterior superior leg spine vertically down to the head. Sorry, the first line, the Brandt's triangle, patient lies in supine position, 3 lines are drawn on the both sides. First line from the anterior superior leg spine vertically down to the bed. तो ये पहली लाइन की एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से बेड की तरफ जब लेटा हुआ मरीज है तो एक लाइन ड्रा की। सेकेंड लाइन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द जॉइन द फर्स्ट लाइन एट राइट एंगल्स। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से ऊपर की तरफ लाइन खींची तो वो एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से जो डाउनवर्ड्स की थी वर्टिकली उससे जाके मिलती है। थर्ड लाइन फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन टू द टिप ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये तीनों लाइन को मिलाते हैं तो ये ब्रांड्स ट्रायंगल बन जाता है। डिसीज़ ऑफ द हिप लाइक ट्यूबरक्लोसिस में कास्ट रेफर्ड पेन, तो वो जो तीनों हैं अगर वो उनमें जो साइड्स है वो छोटी हो रही हैं, राइट एंगल नहीं बन रहा है, तो जो है वो पैथोलॉजी होगी। अब डिसीज़ ऑफ द हिप लाइक ट्यूबरक्लोसिस में कास्ट रेफर्ड पेन इन द नी बिकॉज ऑफ द कॉमन नर्व सप्लाई ऑफ 2 joints। तो नी जॉइंट और जो है हिप जॉइंट दोनों की जो है रिफ्लेक्टेड रेफर्ड पेन जो फील होता है ट्यूबरक्लोसिस में। सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट, तो although the hip joint is strong and stable, it is subjected to several traumatic injuries and degenerative diseases. During the hip replacement, a metal prosthesis anchored to the person's femur by bone cement replaced the femoral head and neck। तो ये जैसे कि
जब वो जॉइंट नहीं जुड़ रहा होता है, फ्रैक्चर हो जाता है या कोई और पैथोलॉजी डेंजरस है, तो उस मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे प्रॉपर, तो सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। Hip diseases shows an interesting age pattern. Below 5 years, congenital dislocation and tuberculosis. 5 to 10 years, Perthes disease. 10 to 12 years, Coxa vara. Above 40 years, osteoarthritis.